नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट टाइम्स टीवी। और आईपीओ स्पोर्ट्स लाइट में आज हम बात करेंगे उस आईपीओ की जिसका इंतजार सिर्फ रिटेल निवेशक नहीं बल्कि बड़े बड़े संस्थागत निवेशक भी कर रहे हैं। ये कोई छोटी कंपनी का आईपीओ नहीं है, ये कोई नया नाम नहीं है, ये कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसके बारे में निवेशकों को पहली बार समझाना पड़े कि कंपनी करती क्या है। ये आईपीओ है देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस यानी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का। एक ऐसा नाम जिसके पीछे भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई जैसा भरोसेमंद ब्रांड है। एक ऐसा फंड हाउस जो करोड़ों निवेशकों के एसआईपी, म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन की कहानी से जुड़ा हुआ है। और अब यही कंपनी शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को बाजार नियामक सेबी से अपने आईपीओ के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। कंपनी ने मार्च महीने में अपने ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए थे और अब मंजूरी मिलने के बाद माना जा रहा है कि जुलाई की शुरुआत में इसका पब्लिक इशू बाजार में आ सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आ रहा है, सवाल ये है कि इस आईपीओ में निवेशकों को क्या देखना चाहिए। क्या सिर्फ एसबीआई का नाम काफी है? क्या बड़ा ब्रांड कम जोखिम की गारंटी बन जाता है? क्या अनलिस्टेड मार्केट की वैल्यूएशन सही संकेत दे रही है? और सबसे जरूरी सवाल कि ये आईपीओ निवेशकों के लिए मौका है या महंगी वैल्यूएशन पर एंट्री का जोखिम। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी आईपीओ को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कंपनी कौन है, आईपीओ का स्ट्रक्चर क्या है, प्रमोटर्स कितने शेयर्स बेच रहे हैं, वैल्यूएशन कितनी महंगी मानी जा रही है, इसमें पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं और कौन सी सावधानियां निवेशकों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कंपनी को। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस में से एक है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रांस की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी आमुदी के बीच जॉइंट वेंचर है। एसबीआई के पास इस कंपनी में करीब 61.9% हिस्सेदारी है, जबकि आमुदी इंडिया होल्डिंग के पास करीब 36.4% की हिस्सेदारी है। यानी एक तरफ भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई है जिसके पास देश भर में भरोसे, डिस्ट्रीब्यूशन और बैंकिंग नेटवर्क की ताकत है। दूसरी तरफ आमुदी जैसे ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट प्लेयर हैं जिसके पास इंटरनेशनल फंड मैनेजमेंट का अनुभव है और यही कॉम्बिनेशन इस कंपनी को मजबूत बनाता है। भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पिछले कई सालों से तेजी से बढ़ी है। एसआईपी कल्चर ने छोटे शहरों और कस्बों तक इन्वेस्टमेंट की आदत को पहुंचाया है। पहले लोग बचत के लिए एफडी, गोल्ड या प्रॉपर्टी को ज्यादा देखते थे, लेकिन अब हर महीने 500, 1000, 5000 रुपए की एसआईपी करने वाला इन्वेस्टर भी मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन चुका है। इस बदलाव में एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे बड़े फंड हाउसेस की अहम भूमिका रही है। एसबीआई का नाम छोटे निवेशक के लिए भरोसे का नाम है। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड चुनते समय ब्रांड देखते हैं, फिर रिटर्न देखते हैं और यही ब्रांड पावर एसबीआई फंड मैनेजमेंट के पक्ष में जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ के स्ट्रक्चर की। देखिए, आईपीओ पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होगा। इसका मतलब है कि कंपनी नए शेयर्स जारी नहीं करेगी। आईपीओ से जो पैसा आएगा वो कंपनी के बिजनेसेस एक्सपेंशन में सीधे नहीं जाएगा। इसके बजाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यानी प्रमोटर्स अपने शेयर्स बाजार में बेचेंगे। दी गई जानकारी के अनुसार एसबीआई और आमुदी मिलकर करीब 20 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयर्स बेचने जा रहे हैं। इसमें एसबीआई करीब 12.80 करोड़ शेयर्स और आमुदी करीब 7.50 करोड़ शेयर्स बेच सकता है। कुल मिलाकर यह कंपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का करीब 10% हिस्सा माना जा रहा है। अब यहां निवेशकों को एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए कि ओएफएस आईपीओ बुरा नहीं होता, लेकिन ओएफएस आईपीओ और फ्रेश इशू आईपीओ में फर्क होता है। फ्रेश इशू में कंपनी नए शेयर्स जारी करती है और पैसा कंपनी के पास जाता है। वो पैसा एक्सपेंशन, डेप्ट रीपेमेंट, टेक्नोलॉजी या वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ओएफएस में पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाता है। कंपनी के पास डायरेक्टली नया पैसा नहीं आता। इसलिए इस आईपीओ को देखते समय इन्वेस्टर्स को यह नहीं मानना चाहिए कि आईपीओ से कंपनी को ग्रोथ के लिए नया कैपिटल मिलेगा। ये एक लिस्टिंग इवेंट है। यहां एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा पब्लिक इन्वेस्टर्स को बेच रहे हैं। अब सवाल आता है कि प्रोमोटर्स आखिर इसे बेच क्यों रहे हैं। देखिए, बड़ी कंपनियों में लिस्टिंग के समय प्रोमोटर्स अक्सर अपनी छोटी हिस्सेदारी बेचते हैं। इससे प्राइस डिस्कवरी होती है, पब्लिक शेयर होल्डिंग बनती है
और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। इस केस में भी एसबीआई और आमुदी अपनी पूरी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे, बल्कि 10% स्टेक मार्केट में लाने की बात है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि प्रमोटर्स अभी भी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी बनाए रखेंगे। लेकिन निवेशक को यह जरूर देखना होगा कि आईपीओ के बाद एसबीआई और आमुदी की होल्डिंग कितनी रह जाती है और आगे क्या लॉक इन या फ्यूचर स्टेक सेल की संभावना बनती है। अगर वैल्यूएशन की हम बात करें, यही इस आईपीओ का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील हिस्सा है। अनलिस्टेड मार्केट में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर्स करीब 815 रुपए प्रति शेयर के आसपास ट्रेड होते बताए जा रहे हैं। इस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 1.65 लाख करोड़ रुपए आंकी जा रही है। 1 करोड़ 65 लाख रुपए, ये कोई छोटी वैल्यूएशन नहीं है। ये वैल्यूएशन बताती है कि मार्केट पहले से इस कंपनी को प्रीमियम पर देख रहा है। ब्रांड प्रीमियम, स्केल प्रीमियम और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ का प्रीमियम, ये तीनों चीजें वैल्यूएशन में शामिल दिखाई देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट जैसे बड़े प्लेयर का मार्केट कैप भी करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है। यानी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिस्टिंग के बाद सीधे इंडस्ट्री के बड़े लिस्टेड प्लेयर्स की लीग में आ सकता है। लेकिन यहां फिर वही सवाल आता है, बड़ा नाम और बड़ी वैल्यूएशन दोनों साथ साथ आते हैं। बड़ा नाम इन्वेस्टर को कंफर्ट देता है, लेकिन बड़ी वैल्यूएशन इन्वेस्टर से ज्यादा उम्मीद भी मांगती है। अगर कंपनी की अर्निंग्स, एयूएम ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं तो ये आईपीओ लंबे समय के लिए मजबूत स्टोरी बन सकता है। लेकिन अगर आईपीओ बहुत महंगे वैल्यूएशन पर आता है तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद रखने वाले इन्वेस्टर्स को सावधानी रखनी होगी। चलिए अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बॉर्डर कहानी को भी अब समझते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ अभी भी लंबी रेस का हिस्सा माना जाता है। देश में फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स बढ़ रही है। लोग धीरे धीरे पैसा बैंक डिपॉजिट से निकालकर मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में लगाने लगे हैं। एसआईपी अकाउंट्स बढ़ रहे हैं। छोटे शहरों में अवेयरनेस बढ़ रही है। डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ने ऑनबोर्ड आसान कर दिया है और यंग इन्वेस्टर्स अब जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स का फायदा बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बिजनेस में स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बड़ा एयूएम उतनी बेहतर ऑपरेटिंग लेवरेज की संभावना। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लायंसेस, फंड मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो एयूएम बढ़ने पर प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट इस मामले में मजबूत पोजीशन में है। इसके पास एसबीआई का ब्रांच नेटवर्क, ब्रांड ट्रस्ट और लार्ज इन्वेस्टर बेस है। रिटेल इन्वेस्टर से लेकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तक कंपनी की रीच है। इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी मजबूत मानी जा सकती है। लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी के साथ रिस्क भी होता है। इसमें सबसे पहला रिस्क है वैल्यूएशन रिस्क। अगर आईपीओ बहुत ऊंचे प्राइस बैंड पर आता है तो लिस्टिंग के बाद इमीडिएट अपसाइड सीमित हो सकता है। कई बार शानदार कंपनी का आईपीओ भी कमजोर लिस्टिंग देता है अगर वैल्यूएशन पहले से बहुत महंगी हो। दूसरा रिस्क है मार्केट कंडीशन। म्यूचुअल फंड बिजनेस सीधे तौर पर इक्विटी मार्केट सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ होता है। जब मार्केट ऊपर होता है, एयूएम बढ़ता है, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, एसआईपी इनफ्लो मजबूत रहता है। लेकिन मार्केट करेक्शन में इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स कमजोर हो सकता है। इक्विटी स्कीम्स में इनफ्लो धीमा पड़ सकता है और एयूएम पर मार्क टू मार्केट असर भी आता है। तीसरा रिस्क है कंपटीशन। भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत तेज है। एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, निपॉन, कोटेक, एक्सिस, आदित्य बिरला, कई बड़े फंड हाउसेज इन्वेस्टर वैलेट शेयर के लिए कंपीट कर रहे हैं। अब पैसिव फंड्स, ईटीएफ्स और लो कॉस्ट प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। इससे फी प्रेशर आ सकता है। चौथा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टाइटली रेगुलेटेड है। सेबी समय समय पर एक्सपेंस रेशियोज, डिस्क्लोजर्स, रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से जुड़े रूल्स बदलता रहता है। अगर फीस या एक्सपेंस स्ट्रक्चर पर दबाव आता है तो एएमसी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। पांचवा रिस्क है ओएफएस स्ट्रक्चर। कंपनी में फ्रेश कैपिटल नहीं आएगा, इसलिए आईपीओ में पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर एसेंशियली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स खरीद रहा होगा।
ऐसे में वैल्यूएशन और प्राइस बैंड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए पॉजिटिव फैक्टर्स पर भी एक नज़र मार लेते हैं। पहला पॉजिटिव फैक्टर है ब्रांड ट्रस्ट। एसबीआई नाम अपने आप में इन्वेस्टर साइकोलॉजी को प्रभावित करता है। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स एसबीआई लिंक्ड कंपनी को सुरक्षित और भरोसेमंद मानते हैं। हालांकि मार्केट इन्वेस्टमेंट में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ब्रांड ट्रस्ट सब्सक्रिप्शन डिमांड को मजबूत कर सकता है। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है इंडस्ट्री लीडरशिप। बड़े म्यूचुअल फंड हाउस को डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट वैरायटी और इन्वेस्टर बेस का फायदा मिलता है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट अगर एयूएम और मार्केट शेयर के मामले में टॉप पोजीशन पर है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा पॉजिटिव फैक्टर है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। एएमसी बिजनेस में भारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या इन्वेस्ट्री की जरूरत नहीं होती। ये नॉलेज, ट्रस्ट, कंप्लायंस, डिस्ट्रीब्यूशन और फंड परफॉर्मेंस पर आधारित बिजनेस है। इस तरह के बिजनेसेस में मार्जिन और रिटर्न रेशियो अट्रैक्टिव हो सकते हैं अगर स्केल मजबूत हो। चौथा पॉजिटिव फैक्टर है एसआईपी कल्चर। भारत में एसआईपी सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास और सेविंग हैबिट बनता जा रहा है। हर महीने आने वाला एसआईपी फ्लो एएमसी बिजनेस को स्थिरता देता है। पांचवा पॉजिटिव फैक्टर है लिस्टिंग स्कार्सिटी। भारत में लार्ज एएमसी बिजनेसेस की लिस्टेड संख्या सीमित है, इसलिए जब एसबीआई जैसा बड़ा फंड हाउस बाजार में आता है तो इंस्टीट्यूशनल डिमांड मजबूत हो सकती है। अब सवाल यह है कि निवेशक को क्या देखना चाहिए। पहली चीज है आईपीओ प्राइस बैंड। जब प्राइस बैंड आए तो देखिए वैल्यूएशन कितनी बैठ रही है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, लिस्टेड पीर्स से कंपैरिजन कैसा है। दूसरी चीज है एयूएम ग्रोथ, यानी कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इक्विटी एयूएम का शेयर कितना है, डेब्ट और हाइब्रिड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है। तीसरी चीज है प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे नंबर्स देखें। सिर्फ ब्रांड देखकर निवेश का फैसला ना करें। चौथी चीज है मार्केट शेयर ट्रेंड। क्या कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, घटा रही है या स्टेबल है? इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े नाम का मतलब हमेशा मार्केट शेयर ग्रोथ नहीं होता। पांचवी चीज है एक्सपेंस रेशियो और फी प्रेशर। एएमसी बिजनेस की कमाई फीस से आती है। अगर रेगुलेशंस या कंपटीशन की वजह से फीस पर दबाव आता है तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। और छठी चीज है आईपीओ का उद्देश्य। क्योंकि ये ओएफएस है, इसलिए कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स को ये समझकर ही अप्लाई करना चाहिए कि लिस्टिंग और प्रोमोटर्स स्टेक सेल इवेंट है। चलिए अब रिटेल इन्वेस्टर्स के नजरिए से इस पर बात करते हैं। कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ में सिर्फ नाम देखकर अप्लाई कर देता है। एसबीआई है इसलिए सेफ होगा, बड़ा फंड हाउस है इसलिए लिस्टिंग गेन मिलेगा, म्यूचुअल फंड कंपनी है इसलिए नुकसान नहीं होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा सीधा गणित नहीं चलता। अच्छी कंपनी और अच्छा निवेश दोनों अलग चीजें हैं। कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर वैल्यूएशन बहुत महंगी है तो रिटर्न कमजोर हो सकता है। कंपनी ऑर्डिनरी हो सकती है, लेकिन अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है तो रिटर्न अच्छा हो सकता है। इसलिए एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ को देखते समय इन्वेस्टर्स को भावनाओं से ज्यादा नंबर्स देखने होंगे। ब्रांड भरोसा देता है लेकिन वैल्यूएशन फैसला करती है। ग्रोथ स्टोरी आकर्षित करती है लेकिन प्राइस एंट्री पॉइंट तय करता है। अब अगर हम इसकी लिस्टिंग गेन की बात करें तो इस आईपीओ में स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन की संभावना हो सकती है, क्योंकि ब्रांड बड़ा है, सेक्टर अट्रैक्टिव है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट मजबूत हो सकता है। लेकिन लिस्टिंग गेन पूरी तरह प्राइस बैंड, मार्केट मूड, ग्रे मार्केट प्रीमियम और ओवरऑल लिक्विडिटी पर निर्भर करेगा। अगर आईपीओ रीजनेबल वैल्यूएशन पर आता है तो डिमांड मजबूत रह सकती है। अगर आईपीओ बहुत एग्रेसिव वैल्यूएशन पर आता है तो लिस्टिंग के बाद अस्थिरता दिख सकती है। चलिए अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या संकेत हैं वो भी जान लेते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट जैसी कंपनी भारत की फाइनेंशियल सेविंग्स ग्रोथ पर एक प्रॉक्सी बेट हो सकती है। अगर अगले 5 से 10 साल में भारत में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन बढ़ता है, एसआईपी इनफ्लो बढ़ता है और इक्विटी कल्चर मजबूत होता है तो बड़े एएमसीज को फायदा मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसे एनुअल ग्रोथ, प्रॉफिट मार्केट शेयर, वैल्यूएशन और मैनेजमेंट कमेंट्री का इंतजार करना चाहिए। अगर आईपीओ महंगा लगे तो लिस्टिंग के बाद भी बेहतर एंट्री का मौका मिल सकता है। अब इस आईपीओ का बड़ा संदेश क्या है?
यह आईपीओ बताता है कि भारत में सेविंग्स का चेहरा बदल रहा है। पहले आम आदमी बैंक में पैसा रखता था, अब वही आम आदमी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा है। पहले इन्वेस्टमेंट बड़े शहरों की बात थी, अब छोटे शहरों में मोबाइल फोन में इन्वेस्टमेंट ऐप खुल रहा है। पहले शेयर बाजार कुछ लोगों की दुनिया लगता था, अब सैलरी आने के बाद एसआईपी कटना नॉर्मल सी बात होती जा रही है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट इसी बदलाव की बड़ी कहानी का एक हिस्सा है और इसका आईपीओ सिर्फ एक कंपनी लिस्टिंग नहीं है, बल्कि भारत के बदलते फाइनेंशियल बिहेवियर की एक झलक है। लेकिन हर बड़ी कहानी में सवाल भी बड़ा होता है। क्या निवेशक इस आईपीओ में ग्रोथ खरीदेंगे या महंगी उम्मीद? क्या एसबीआई का भरोसा वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगा? क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ आगे भी इतनी मजबूत रहेगी? और क्या रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ नाम देखकर अप्लाई करेगा या फिर नंबर पढ़कर फैसला लेगा? अंत में निष्कर्ष यही है कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ है। ब्रांड मजबूत है, प्रमोटर्स मजबूत हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड मजबूत रह सकती है। लेकिन ये ओएफएस है, वैल्यूएशन बड़ी है, कंपटीशन तेज है, मार्केट कंडीशन का असर रहेगा और किसी भी आईपीओ में भरोसे के साथ साथ प्राइस डिसिप्लिन जरूरी होता है। इसलिए निवेशक इस आईपीओ को जरूर ट्रैक करें, लेकिन फाइनल डिसीजन प्राइस बैंड, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल और रिस्क फैक्टर देखने के बाद ही लें, क्योंकि बाजार में नाम बड़ा हो सकता है लेकिन रिटर्न हमेशा सही कीमत पर खरीदने से ही बनता है। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या मानना है कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या वैल्यूएशन देखकर इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही आईपीओ और मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां जारी है। जय हिंद।